तो देखिए ल्यूसेंट सीरीज जो है अपनी, इसमें कॉलिजन या टक्कर जो है संघट, इसके क्वेश्चन अपने कर लिए थे। और आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं घूर्णन गति और जड़त्वाघूर्ण इसके सवाल। तो इसमें देखिए जैसा कुछ बच्चों ने कहा था सर इसके सैद्धांतिक प्रश्न भी कराइएगा जड़त्वाघूर्ण के, तो ठीक है। देखिए इसके सैद्धांतिक प्रश्न देख रहे हैं अपन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक निकाय का द्रव्यमान केंद्र, फर्स्ट पॉइंट है, सदैव उसके ज्यामितीय केंद्र के संपाती होता है। देखिए फिजिक्स में जब भी ऐसे वर्ड आ जाए सदैव, ठीक है, या कभी नहीं, तो थोड़ा आप समझ जाइए, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि फिजिक्स में सदैव या कभी नहीं हो, क्योंकि फिजिक्स देखिए सब्जेक्ट ही कंडीशनल है, जहाँ कंडीशन लगती है वहीं पे चेंज हो जाता है। तो सदैव और कभी नहीं फिजिक्स में लगभग ऐसा नहीं होता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि सदैव कभी संपाती नहीं होता, कुछ एक केसेस में हो सकता है। दूसरा है उसके अंदर कभी कहीं भी हो सकता है, निकाय के अंदर। सेकंड है निकाय के बाहर भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और फोर्थ ऑप्शन है निकाय के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। तो देखिए डी ऑप्शन सही है इसका, निकाय के अंदर भी हो सकता है द्रव्यमान केंद्र और निकाय के बाहर भी हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट का क्या है, डी है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है समान द्रव्यमान के दो कण मूल बिंदु से 2 मात्रक तथा 4 मात्रक की दूरी पर हैं, एक्स अक्ष पर हैं। तो इससे बने निकाय के द्रव्यमान केंद्र की मूल बिंदु से दूरी होगी, ये पूछ रहा है आपके, द्रव्यमान केंद्र की मूल बिंदु से दूरी होगी, ठीक है। तो देखिए ये पूछ रहा है आपसे, तो ये एक्स एक्सिस हो गई आपकी, ठीक है। और आपको दे रखा है कि दो द्रव्यमान है mm, समान द्रव्यमान है, वो 2 और 4 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। ये 2 m ये मान लो एक तो, और 1 m यहाँ पर है 4 मीटर की दूरी पर। तो पूछ रहा है आपसे, ये 0 है मूल बिंदु, कि द्रव्यमान केंद्र की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे सीधा क्या है, आप द्रव्यमान केंद्र की स्थिति सदिश का जो सूत्र है वो लगा दीजिए, m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। तो समान द्रव्यमान है तो m इंटू 2, पहले की डिस्टेंस कितनी मान ली 2, दूसरे कितनी दे रखी है 4, और दोनों को आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2m। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास 6m बाई 2m, यानी कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये जो 3 है ये 0 से ही है, यानी मूल बिंदु से आएगा। तो 3 पे क्या मिलेगा अपन को, द्रव्यमान केंद्र मिलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 मात्रक इसका आंसर होगा, यानी सी। थर्ड है, सेकंड क्वेश्चन था आपका, थर्ड है वृत्ताकार वलय का द्रव्यमान केंद्र ऐसे स्थान पर होता है। तो देखिए जो वलय होती है उसका द्रव्यमान केंद्र वलय के बिल्कुल बीचों बीच, यानी केंद्र मानते हैं अपन। तो ये रिंग है वलय, और बीच में से ये कैसी होती है, खाली होती है, यानी यहाँ कोई द्रव्यमान नहीं होता। तो पूछ रहा है इसका संपूर्ण द्रव्यमान निहित रहता है, जहाँ इसका संपूर्ण द्रव्यमान निहित रहता है, तो केंद्र में तो कोई द्रव्यमान होता ही नहीं है वलय के। सेकंड है कुछ द्रव्यमान निहित रहता है, थर्ड ऑप्शन दे रखा है कोई द्रव्यमान निहित नहीं रहता। तो बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन ही होगा, क्योंकि वलय का द्रव्यमान केंद्र वहाँ पर होता है जहाँ कोई द्रव्यमान नहीं होता। फोर्थ है, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। फोर्थ जो क्वेश्चन दे रखा है वो है वह बिंदु जहाँ किसी निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है कहलाता है। तो द्रव्यमान केंद्रीय होता है जहाँ संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा। 5 देखिए, बोल रहा है समान द्रव्यमान के 2 कण हैं। अच्छा, समान द्रव्यमान के 2 कणों में एक तो स्थिर है और दूसरे का त्वरण a है, तो द्रव्यमान केंद्र का त्वरण क्या होगा। तो देखिए द्रव्यमान केंद्र का जो त्वरण होता है ACM, उसकी वैल्यू कितनी होती है, m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। कहाँ से आता है ये इसके डिफ्रेंशिएशन से आता है, ठीक है। आप इसका अवकलन कर देंगे, एक बार करेंगे तो आपको VCM मिल जाएगा, 2 बार कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ACM मिल जाएगा, ठीक है। पहले इसको इधर मल्टीप्लाई कर देना, फिर आप अवकलन कर देना। तो आपको सवाल में दे रखा है कि द्रव्यमान जो है दोनों के वो समान है, तो m, पहला रुका हुआ है तो 0, दूसरे का द्रव्यमान m, त्वरण कितना है a, और दोनों को जोड़कर द्रव्यमान कितना हो जाएगा 2m। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा
a/2 आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा। ठीक है। 6th क्वेश्चन देखिए, m तथा 2m द्रव्यमान के दो कण हैं, इनके बीच की दूरी r है। यदि इन द्रव्यमानों को परस्पर बदल दें तब द्रव्यमान केंद्र का विस्थापन क्या होगा। तो इसमें पहला केस लगा लीजिए कि स्टार्टिंग में m और 2m ले लीजिए, फिर उनको चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं सवाल को। 6 सवाल है। तो देखिए m और 2m द्रव्यमान है, तो ये m हो गया, ये 2m हो गया, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, r दे रखी है। बोल रहा है अगर इन्हें बदल दें तो द्रव्यमान केंद्र में कितना विस्थापन होगा। तो ऐसे सवालों के लिए देखिए सीधा सा कंसेप्ट है, दो केस बनाइए, दोनों से आपको कंपेयर करके या जो भी आप अंतर निकालेंगे उससे वैल्यू मिल जाएगी। तो मैंने मान लिया कि जो m द्रव्यमान है वो x बराबर 0 पर है, यानी मूल बिंदु पर है। इन दोनों के बीच की दूरी r है, तो इसके लिए कितनी हो जाएगी, x बराबर r हो जाएगी। तो फर्स्ट केस में जब ऐसा है तो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति कितनी होगी, क्या होता है फॉर्मूला अपने पास, m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1r1 कितना हो गया, 0, क्योंकि इसकी इस खुद से दूरी कितनी होती है, 0 होती है, प्लस m2r2 अगर अपन देखें तो कितना हो जाएगा, 2m इंटू r अपॉन दोनों के जो द्रव्यमानों का जोड़, तो m प्लस 2m कितना हो जाएगा, 3m, यानी ये आ जाएगा आपके पास 2r/3। ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस आपको बोल रहा है कि इनके द्रव्यमान जो हैं परस्पर बदल दें, यानी 2m तो इधर आ जाए, m यहाँ हो, यानी ये तो हो x बराबर 0 पर और ये हो x बराबर r पर। तो उस केस में अपन ने मान लिया द्रव्यमान केंद्र की स्थिति क्या हो जाएगी, r डैश हो जाएगी यहाँ पे। तो ये हो गया अपने पास m1r1, यानी अब की बार कौन आएगा m1, 2m, तो 2m इंटू 0 प्लस m2r2 होता है, तो अब की बार कौन है, m है, 2r अपॉन 2m प्लस m। तो अब की बार आया अपने पास यहाँ पे r/3। ठीक है, इसे सॉल्व कर लीजिएगा। आपसे पूछ रहा है विस्थापन कितना हुआ, तो विस्थापन कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर, यानी 2r/3 माइनस r/3 कितना हो गया, r/3। ठीक है, तो ये आपको आंसर दे रखा है। कई बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें अगर ऑप्शन होता माइनस का r/3, देखिए वो सही होता। इसका रीज़न क्या है कि अंतर जो होता है वो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। तो ये होता है r/3 माइनस 2r/3, यानी क्या होता है, माइनस का r/3 होता। लेकिन यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो सारे पॉजिटिव ऑप्शन है, इसलिए आप r/3 आंसर ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। 7वां सवाल है, 7th क्वेश्चन दे रखा है आपको कि एक घूमती हुई टेबल है, उस पर एक मनुष्य हाथ फैलाकर घूर्णन गति कर रहा है, तो हाथों को झुकाएगा तो चक्रणीय दर क्या होगी। देखिए ये घूमने वाले जितने भी सवाल होते हैं, पहले बताया था आपको, घूमने वाले जितने भी सवाल होते हैं वो कोणीय संवेग संरक्षण से होते हैं। ठीक है, कोणीय संवेग संरक्षण का मतलब L/mv/r बराबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है, और v बराबर अपन जानते हैं क्या होता है, ओमेगा r। तो यहाँ से आ गया अपने पास m ओमेगा r² बराबर नियतांक। अब अगर वस्तु का द्रव्यमान नियतांक हो, जो कि अपन मानते हैं न्यूटोनियन फिजिक्स में या परंपरागत भौतिकी में m कैसा होता है, नियतांक ही होता है, तो यहाँ से ओमेगा r² बराबर क्या होगा, L/m, जो भी क्या होगा, नियतांक होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए L पहले से ही नियतांक है, m भी नियतांक होता है, नियतांक का नियतांक में आप डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, एक नियतांक ही आएगी। तो यहाँ से ओमेगा जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है r² के। अब आप लोगों ने पढ़ी है एक चीज़ कि ओमेगा बराबर होता है 2π/t के, यानी ओमेगा व्युत्क्रमानुपाती क्या होती है, समय होता है। तो यहाँ से क्या आता है 1/t के। तो इस रिलेशन से आप काफ़ी सवाल कर सकते हैं। ठीक है, त्रिज्या बढ़ा दें तो समय में क्या फ़र्क पड़ेगा, त्रिज्या कम कर दें तो घूर्णन गति में क्या फ़र्क पड़ेगा, इस तरह के सवाल आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सवाल बोल रहा है कि मेज पर एक आदमी है, मेज लगातार घूम रही है, ठीक है, और अब वो हाथ को सिकोड़ लेता है, यानी हाथ की त्रिज्या क्या कर लेता है, कम कर लेता है। तो अगर त्रिज्या कम करेगा तो ओमेगा
बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा, यानी घूर्णन गति जो है इसकी, चक्रणीय दर वो बढ़ जाएगी। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा। तो ये जो है आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इस पर बहुत सारे सवाल होते हैं और कई सवाल जो है सीधे कंसेप्ट से हो जाते हैं। ठीक है, आप इस पर न्यूमेरिकल भी बना सकते हैं। अगर मैं लिखूँ इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको कि ω1/ω2 बराबर R2/R1 का होल स्क्वायर बराबर T2/T1। ठीक है, जैसे इस तरह के सवाल आ सकते हैं कई बार कि पृथ्वी की त्रिज्या अचानक आधी हो जाए तो आवर्तकाल पर क्या फ़र्क पड़ेगा, या पृथ्वी की त्रिज्या दुगनी हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इस तरह के सवाल जो हैं वो आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8वां, बोल रहा है कोणीय संवेग गुणनफल है। तो देखिए जितना संवेग है उसी हिसाब से आप कोणीय संवेग निकाल सकते हैं। तो P बराबर क्या होता है mv, ये रेखीय संवेग होता है। कोणीय संवेग जो होता है J होता है आपके पास। ठीक है, J होता है। m की जगह कोणीय गति में क्या होता है I जड़त्वाघूर्ण, और v जो होता है रेखीय वेग होता है। कोणीय गति में क्या होता है ओमेगा होता है। तो जड़त्वाघूर्ण और कोणीय वेग का गुणा होता है, ऑप्शन सी। 9वां क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण के गुणनफल को कहते हैं। तो जड़त्व आघूर्ण तो हो गया I, कोणीय त्वरण हो गया अल्फा। देखिए I क्या होता है रेखीय गति में द्रव्यमान, और अल्फा क्या होता है त्वरण, कोणीय त्वरण। रेखीय गति में क्या हो जाएगा त्वरण। F बराबर क्या होता है ma, यहाँ पर क्या होता है बलागुण टॉ। तो बलागुण का ये मात्रक होता है या गुणा होता है, बलागुण की वैल्यू होती है, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो ये अपने 9th क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए 10वां सवाल है, घूर्णन करती हुई एक गोल मेज है, उस पर एक अचानक लड़का जो है आकर बैठ जाता है। तो पूछ रहा है निम्न में से क्या संरक्षित होगा। देखिए जहाँ घूर्णन गति आ जाए, ठीक है, और बाह्य बलागुण ना लगे, ठीक है, इसमें लड़का बैठ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, द्रव्यमान चेंज होगा सिर्फ। ठीक है, घूर्णन गति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए बलागुण क्या रहेगा आपका, कोणीय संवेग क्या रहेगा संरक्षित रहेगा। तो इसका आंसर होगा कोणीय संवेग सी। ठीक है, जैसे बाह्य बल की अनुपस्थिति में संवेग संरक्षित रहता है, उसी तरह से बाह्य बलागुण की अनुपस्थिति में कोणीय संवेग क्या रहेगा संरक्षित रहेगा। 11वां और 12वां क्वेश्चन एक ही है। 11वें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपसे, पहले 12वां क्वेश्चन देख लीजिए। 12वें क्वेश्चन में बोल रहा है त्रिज्या r तथा m द्रव्यमान वाली वृत्तीय चकती के व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का व्यंजक होगा। ठीक है, तो व्यास के सापेक्ष अपन जानते हैं कि जो आपकी डिस्क होती है, प्लेट होती है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण कितना होता है 1/4 mr² होता है। ठीक है, ये 12वें क्वेश्चन का आंसर है, यानी ऑप्शन सी। 11वां सवाल देखिए, बोल रहा है किसी एकांक व्यास और एकांक द्रव्यमान वाली वृत्ताकार प्लेट का जड़त्वाघूर्ण व्यास के परितः क्या होगा। तो देखिए सवाल यही है, बस इसमें क्या बोल रहा है कि m1 है और व्यास भी 1 है। ठीक है, यहाँ पे त्रिज्या नहीं बोली, व्यास बोला है। तो अगर व्यास 1 है तो त्रिज्या कितनी हो गई 1/2, व्यास का आधा त्रिज्या होती है। तो अब जड़त्वाघूर्ण कितना हो गया 1/4 इंटू m1 हो गया, r² यानी 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/16। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 13वां क्वेश्चन, बोल रहा है जड़त्व आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक क्या होगा। तो जड़त्व आघूर्ण देखिए mr² होता है, mk² भी आप ले सकते हैं, इसे त्रिज्या होती है k, तो m तो क्या हो गया kg और त्रिज्या क्या हो गई मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक आंसर हो जाएगा kg मीटर², यानी ऑप्शन डी। 14वां क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, किसी घूमती हुई वस्तु का जड़त्व आघूर्ण उसके द्रव्यमान पुनर्वितरण के कारण बढ़ जाता है तो कोणीय वेग क्या होगा। देखिए यहाँ पे वही कंसेप्ट है, घूमती हुई वस्तु है यानी क्या संरक्षित रहेगा आपका कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग जो है J या L से भी डिनोट करते हैं, ये कैसा है संरक्षित है। अब सवाल आपसे बोल रहा है कि
इसके द्रव्यमान पुनर्वितरण के कारण जड़त्वाघूर्ण बढ़ जाता है। तो इसका फॉर्मूला अपने बताया अभी भी क्या होता है, आई ओमेगा, ये कांस्टेंट होगा, यानी आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, ओमेगा होगा। अब ये बोल रहा है कि द्रव्यमान पुनर्वितरण के कारण आई बढ़ जाता है, आई बढ़ेगा तो ओमेगा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 15वां सवाल। 15वां सवाल बोल रहा है आपसे, यदि वस्तु का द्रव्यमान m और घूर्णन अक्ष के परितः है, घूर्णन त्रिज्या k है, तो जड़त्वाघूर्ण क्या होगा। तो सीधा अपना आंसर है mk² होता है। ठीक है, तो ये 14th क्वेश्चन था आपका, ये 15वां क्वेश्चन था आपका। चलिए देखिए, वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने इसलिए अपन यहीं तक करेंगे 15वां क्वेश्चन तक। नेक्स्ट वीडियो में अपन 16 से लेकर 29 तक के 30 तक के जो सवाल हैं वो अपन नेक्स्ट में करेंगे।